अस्सलाम वालेकुम। आज के इस पार्ट 2 के ट्यूटोरियल के अंदर सी शार्प में हम तो डेटा टाइप के बारे में पढ़ रहे थे पिछले वाले पार्ट में। आज के पार्ट में हम डेटा टाइप को थोड़ा सा और आगे एक्सपेंड करके पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स जो होती हैं वो पता चल गया होगा आपको क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनके बगैर आप कोई मेमोरी के अंदर मेमोरी बनाते हैं, फिर उसके अंदर कोई चीज़ वेरिएबल्स उसका नाम रखते हैं, फिर उसके अंदर स्टोरेज करवाई जाती है। डिपेंड करता है कौन सी डेटा टाइप है आपकी। यहाँ पे बात करी जाए शॉर्ट की, तो शॉर्ट जो है वो एक कम रेंज की है, इंटीजर उससे बड़ी रेंज की है, लॉन्ग उससे बड़ी रेंज की है। इसमें 8 बाइट्स तक में स्टोर हो सकते हैं, तो ये डिफरेंट रेंजेस के ऊपर होता है। इनमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, पॉइंटिंग वैल्यूज़ नहीं होती हैं। फ्लोट की बात कर ली जाए तो फ्लोट में 4 बिट्स, डबल उससे बड़ा होता है। उसमें एक्सपोनेंट्स की जो वैल्यूज़ होती हैं ज़्यादा हाई वैल्यूज़ होती हैं, जो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वैल्यूज़ जो हाई आती हैं। जैसे सिविल की फील्ड की बात करी जाए तो वहाँ पे काफ़ी आती हैं, और अगर साइंस की फील्ड की बात करी जाए तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूज़ आती हैं। तो उसके लिए डबल और उसके बाद डेसिमल जो सबसे ज़्यादा हाई वैल्यूज़ होती हैं, उसके लिए करैक्टर में सिर्फ 1 बाइट ही होगा। स्ट्रिंग में जो है होगा इस तरह से। अच्छा, यहाँ देखते हैं हम करैक्टर को, तो करैक्टर का हमने यहाँ पे 4 डेटा टाइप बनाई। 4 के नाम से इसको पता चल गया। मेमोरी के भाई इतनी बड़ी साइज़ की मेमोरी हमने पीछे बनानी है। कितने 1 बाइट की मेमोरी हमने बनानी है यहाँ पे, और इसका नाम हमने दे दिया सी। अच्छा, आप डेटा टाइप का नाम अगर मैं यहाँ बी दे दूँ और नीचे भी बी है फ्लोट में, तो ये सिमिलैरिटी हो गई, सेम नाम के ड्राइव मेमोरी बन गई। तो कंपाइलर के लिए पहचानना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से आप जो भी वेरिएबल बनाएंगे वो डिफरेंट नाम से बनाएंगे, और हर वेरिएबल का नाम डिफरेंट होगा। चाहे डेटा टाइप सेम हो, लेकिन आपका नाम वेरिएबल का डिफरेंट होगा अगर आप कोई नया इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। करैक्टर अब यहाँ पे सी प्रिंट करा, यहाँ पे इसने मुझे सी, अगर यहाँ पे हम चलाते हैं इसको तो हमें ये ए प्रिंट करना चाहिए। और करैक्टर और स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आते हैं। ठीक है, इसने हमें ए यहाँ पे प्रिंट कर दिया, सिंपल सा। ठीक है, और उसके अलावा अब इसको देखते हैं, करैक्टर हो गया। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग की ना। स्ट्रिंग हमारी ऐसी डेटा टाइप है जो क्या नाम है, सेंटेंस, इसमें करैक्टर्स भी आ जाते हैं, सेंटेंस भी आ जाते हैं, न्यूमेरिक भी आ जाते हैं, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर आराम से हम स्टोर कर सकते हैं। मैंने ABC के नाम से स्ट्रिंग इसका वेरिएबल बनाया। मैं इसमें इन्वर्टेड कॉमा इसके बगैर आप नहीं कर सकते। उसमें आप इसको स्टोर करेंगे, माय नेम इज़ हसन। ठीक है, मैंने इसमें ये अपना नाम के ये मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर कर दिया इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो मैं इसको राइट लाइन जब मैं करवाऊँगा तो इसके वेरिएबल के नाम से इसको करवाऊँगा, क्योंकि ये इसका वेरिएबल का नाम ही इसकी पहचान है। हम माय नेम इज़ हसन या कंसोल राइट में नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे आराम से इसको ABC को यहाँ पे यूज़ करेंगे। ABC अब शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास एक वेरिएबल का नाम आ गया, उसमें भले जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ लिखी हुई हो, कोई मसले वाली बात ही नहीं है इसमें। जैसे अगर यहाँ पे अगर एज की जगह पे यहाँ पे अगर कोई एक नादरा का डाटा हो यहाँ पे, तो वो लाखों में हो सकता है, लाखों में यहाँ पे हो सकता है डाटा यहाँ पर। तो ये देखें यहाँ पे हमें क्यों दे रहा है, क्योंकि ये इंटीजर के उससे बाहर हो गया ये। तो हम यहाँ पे इसको देंगे इंटीजर के बाद। आपने अगर देखा हो यहाँ पे तो लॉन्ग है 8 बाइट का, तो हम इसको लॉन्ग में अगर देंगे तो फिर ये हमारे लिए एक्सेसिबल हो जाएगा आराम से। देख रहे हैं आप किस तरह से हमारे लिए डेटा टाइप फ़र्क पड़ रहा है। छोटी रेंज में था तो वो इंटीजर में आराम से स्टोर हो रहा था, लेकिन जैसे ही बड़ी रेंज आई यहाँ पे डाटा आया तो उसने डेटा टाइप बोला मेमोरी से बाहर हो गया, वो बस से बाहर हो गया कि मेमोरी के मैं इसको इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता, तो इसलिए इसने लॉन्ग का यहाँ पे इस्तेमाल करा। जो ये बेसिक चीज़ें हैं जो लाजमी, अब अगर आप स्टार्टिंग करते हैं प्रोग्रामिंग में तो आपको ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। ये रेंजेस होनी चाहिए, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि आप पॉइंट्स की, अगर यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ मैं तो अब ये मुझे एरर दे देगा। एक मिनट, मैं यहाँ अगर पॉइंट लगा देता हूँ ये मुझे एरर दे देगा, क्योंकि ये आप डेसिमल वैल्यूज़ को, रियल नंबर्स को आप स्टोर कर रहे हो इंटीग्रल डेटा टाइप यूज़ करते हुए। तो आप यहाँ डेटा टाइप फ़ौरन चेंज कर दो। यहाँ पे आप फ्लोट है, सबसे पहले आती है फ्लोट। फ्लोट में हमें एरर देगा, क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी रेंज में है, फ्लोट नहीं कर सकता, इसको हैंडल नहीं कर सकता। तो इसलिए इसके बाद कौन सा था इससे बड़ा, डबल था, डबल इसको हैंडल कर रहा है। लेकिन अगर इससे भी बड़ी वैल्यूज़ हों, क्योंकि ये होती हैं वैल्यूज़ रियल लाइफ एप्लीकेशंस में, जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ मिलेंगी। तो इसलिए फिर उसके बाद डेसिमल का इस्तेमाल करा जाएगा पॉइंटिंग के अंदर, अगर पॉइंट्स, अगर जहाँ पे पॉइंट के नंबर्स हों तो उसमें। ठीक है, करैक्टर आपने देखा एक उसमें करा है। ठीक है, नाम इसका डाटा मैंने रखा। अच्छा, ठीक है, ये इसने स्टोर करा, और स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे स्टोर करा। बूलियन की बारी आती है, बूलियन को लेते हैं। बूलियन में सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू
वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। मैं यहाँ देखता हूँ बूल इक्वल टू, मैंने इसमें ट्रू स्टोर करा, ठीक है ट्रू स्टोर कर देगा और मुझे प्रिंट भी कर देगा ट्रू। या मैं यहाँ पे ABC हटा के क्या नाम रखा है मैंने बूल का, बूल के वेरिएबल का बूल नाम रखा है BOL बूल। तो मैंने इसको यहाँ रन करा, मुझे ये सिंपल मेरी बूलियन की जो वैल्यू है इसमें स्टोर हुई है इसलिए ट्रू मुझे शो कर देगा यहाँ पे। देख सकते हैं अभी ये प्रोसेसिंग हो रही है और इसने यहाँ पर ट्रू हमें प्रिंट कर दिया। हम अगर ट्रू के अलावा एरर्स और ट्रू के अलावा अगर हम नंबर रख देते हैं, इंटीजर रख देते हैं, तो आपको देखना होगा यहाँ पे कि इंटीजर का डेटा टाइप कौन सा है। शॉर्ट रख सकते हैं या बाइट इंट रख सकते हैं, लॉन्ग रख सकते हैं। तो ये हम नंबर्स में बूल को नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो ये हमें एरर देगा। बहुत से लोग ये कहते हैं प्रोग्रामिंग करते वक्त यार हमारे पास एरर्स 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 लाइफ का हिस्सा हैं, एरर्स ब्लंडर्स आते हैं, लेकिन अगर आप इन बेसिक्स चीज़ों को समझ के रखेंगे तो फिर कभी आपको एरर की पॉसिबिलिटी, एरर आएंगे लेकिन आप उनको सॉल्व करने में आसानी होगी आपके लिए। ठीक है, बूलियन की बात हो गई, अब ज़्यादा डेटा टाइप पर हम लंबी नहीं करते हैं, डेटा टाइप से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ टर्मिनेटर सेमीकोलन, जो हर एक्सप्रेशन के आखिर में सेमीकोलन 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 लाजमी है। अच्छा, इन डेटा टाइप्स का फ़ायदा क्या हुआ, इन वेरिएबल्स के जो नाम लिखा है हमने, इनका फ़ायदा क्या हुआ। हम अगर एडिशन करनी है 12 + 20 तो मैं डायरेक्ट 12 + 20 काउट के यहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन में डायरेक्ट 20 + 12 कर दूँ अगर मैं यहाँ पे, तो ये मुझे शो कर देगा स्क्रीन के ऊपर 20 + 12। 20 + 12 क्या होता है, फ़ायदा क्या हुआ है डेटा टाइप्स का और वेरिएबल्स का। एक मिनट देखते हैं पहले, ये देखें 32 इसने मुझे, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ हमें, फ़ायदा ये हुआ कि हमने यूज़र इनपुट, अगर यूज़र कहता है कि मैंने 20 और 12 नहीं देना है, मैंने 20 12 के अलावा डिफरेंट यूज़र इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, वो बोलें भाई मैंने 12, वो बोल रहा है मैंने 15 देना है, वो बोले मैंने 1000 देना है, वो बोले मैंने लाख देना है, तो फिर इसमें क्या करा जाएगा, इसमें ये करा जाएगा कि इसमें वेरिएबल बना दिया जाएगा एक, ठीक है, उसमें आप वैल्यू स्टोर करें। यूज़र इनपुट लेने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, अभी फ़िलहाल अभी हम इसको इसमें कर रहे हैं सी करा हमने इसको, यहाँ पे इसमें हमने स्टोर कर दिया 32। अब वेरिएबल इनका फ़ायदा क्या हुआ, पहला फ़ायदा तो आप ये देखें कि ये हुआ कि हमने AB + BC, सिंपल से हमें वेरिएबल इस्तेमाल करना पड़ा, या इसका नाम रख दें B, इसका नाम AB हमने B हम पर इस्तेमाल कर चुके हैं इसलिए हमें चेंज करना पड़ेगा AB + BC। सिंपल सा हमने अभी, अब हम इसके नाम के थ्रू इसको एडिशन करवा सकते हैं, हमें 12 32 में लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं यूज़र इनपुट की, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यूज़र इनपुट हमारा बेस करता है। ये तो हम अभी अपने हैंड रिटन वैल्यूज़ दे रहे हैं 12 32, लेकिन अगर यूज़र के हम इनपुट लेना चाहें तो हम वो क्या करेंगे, उसमें हम यूँ करेंगे, कंसोल राइट करवाने के लिए राइट लाइन, रीड करना है यूज़र की वैल्यू को तो हम रीड लाइन, ये दिख रहे हैं यहाँ पे इस वक्त रीड लाइन यहाँ मुझे शो कर रहा है, ये मैंने इसको यहाँ रीड लाइन करा। रीड लाइन में हम जो है इनपुट लेंगे, तो हम इसमें इनपुट इस तरह से लेंगे कि हम 32 की इसको यहाँ पे ले जाएंगे, 32 हटा देंगे। अब ये सिर्फ सिंपल, अभी हमें एरर किस खुशी में दे रहा है, तो इसको देखते हैं। एरर कंसोल डॉट रीड लाइन हमेशा स्ट्रिंग के अंदर लेता है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर के अंदर। तो हम इसमें कन्वर्ट टू का फंक्शन आता है, कन्वर्ट टू का फंक्शन आता है हमारा यहाँ पे इंट कन्वर्ट टू कर रहे हैं हम, इस पूरी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर के अंदर। ठीक है, कन्वर्ट टू, एक मिनट, देख यूज़र इनपुट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन का मतलब है कि हम रीड कर रहे हैं यूज़र के इनपुट को, हम रीड कर रहे हैं यहाँ पे। तो यूज़र के इनपुट को रीड करने के लिए हमें ये इस्तेमाल करना पड़ता है कंसोल डॉट रीड लाइन। अभी इन सब चीज़ों को ऊपर से हटा देते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन सिंपल अभी हमें लिखना पड़ रहा है क्योंकि हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र का, तो हमें लिखना। अच्छा, यूज़र इनपुट ये एरर क्यों दे रहा है मुझे, एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि ये रीड लाइन जो है स्ट्रिंग में ही सिर्फ ले सकता है, तो इसको हमें कन्वर्जन करनी पड़ेगी, स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्जन करना पड़ेगी। तो कन्वर्जन .NET का फ्रेमवर्क जो है ये आपको फैसिलिटी देता है कि आप इसको
तो जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है हमें डॉट नेट का फ्रेमवर्क कि आप जो है किस तरह किस वक्त अपना ये जो है कन्वर्ट टू करके स्ट्रिंग में होता है, ये हमारा रीड लाइन जो है स्ट्रिंग में होता है, तो इसको कन्वर्ट करना लाजमी होता है हमारे लिए। तो डॉट नेट ने हमें ये फंक्शन प्रोवाइड करा है कन्वर्ट टू का, इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करा है। इसका मतलब है 32 बाइट्स, मतलब कि ये है 32 बाइट्स, मतलब कि 32 बिट सॉरी, और ये हो गया 4 बाइट में, जैसे इसमें मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे ये इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट्स में होता है, तो ये वही 4 बाइट्स बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं इसको कंसोल और रीड लाइन, तो ये अभी इससे इनपुट लेगा और इनपुट लेके इसको बी और सी के नाम से वेरिएबल बना हुआ है, इसके अंदर स्टोर कर देगा। और अगर हम इसको राइट लाइन करवाएंगे तो यहाँ पे हमें ये राइट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से हम ए बी के अंदर भी यूज़र से एक इनपुट ले लेते हैं। यहाँ पे हमने यूज़र से एक और इनपुट ले लिया और ए बी के अंदर हमने इसको स्टोर करा। ए बी के अंदर भी हम यूज़र से इनपुट लें, जो अभी ये खाली है मेमोरी ए बी जो है, इसमें अब यूज़र जो भी इनपुट करेगा इंटीजर के अंदर होगा, वो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और उसको उसमें स्टोर कर दिया जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी प्लस बी सी, तो वो हमें यहाँ पे ए बी का प्लस करके दे देगा। इसको रन करके देखते हैं तो हमें बताता है, तो ये हमसे यूज़र का इनपुट मांग रहा है कि आप अपना यूज़र इनपुट दें। यूज़र ने मैंने जैसे इनपर यहाँ पे इनपुट देता हूँ 44 तो मुझे एडिशन करके 96 में दे दिया। अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं किसी और एक और मेमोरी लोकेशन बना के जिसका नाम मैं आंसर रख रहा हूँ अपनी याददाश्त के लिए, तो फिर मैं इसको एक बी सी करके प्लस करवा के एक और वेरिएबल में स्टोर करवा सकता हूँ मैं, और इसको यहाँ पे मैं आंसर के नाम से तो मैं ये कर दूँगा। तो ये हमें जो है क्या नाम है सिंपल आंसर शो कर देगा। और ये ए बी के अंदर जो वैल्यू आई होगी यूज़र से और बी सी के अंदर जो वैल्यू आई होगी यूज़र से, वो आंसर के अंदर स्टोर हो जाएगी। और आंसर को मैंने यहाँ पर राइट करवा दिया। मैं डायरेक्ट भी ए बी प्लस सी कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको एक वेरिएबल बना के उसके अंदर करा है। जो भी कैलकुलेशन होगी, अगर आपने कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप डायरेक्ट कंसोल और राइट लाइन में नहीं करें, बल्कि अपना एक वेरिएबल बना के उसके अंदर कैलकुलेशन करें। क्योंकि कैलकुलेशन करने में हमें एक कैलकुलेशन जब होगी परफॉर्म कहीं पे सेफ तो होगी ना, तो उसके लिए भी एक मेमोरी लोकेशन बनानी ज़रूरी है, डाटा टाइप बनाना ज़रूरी है, वेरिएबल बनाना ज़रूरी है। तो इस वजह से कैलकुलेशन का एग्जांपल मैंने बताया कि भाई अगर ये सिंपल एक तो एडिशन की है, इसके अलावा बहुत सारी होती हैं, तो वो उसमें हम एक वेरिएबल बना के उसमें सेव कर लेते हैं कैलकुलेशन करके। जैसे यहाँ पे अगर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में अगर हमने कोई कन्वर्जन करनी है, सेल्सियस फ़ारेनहाइट में एक हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, फ़ारेनहाइट में हमने इनपुट लेना है और उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम वो उसको उसमें कैलकुलेशन उसकी जो भी करेंगे कैलकुलेशन वो एक वेरिएबल में सेव होंगी। उसमें हम आगे करेंगे इसको, तो भी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, डेटा टाइप्स को आपको क्लियर हो गए होंगे काफ़ी ज़्यादा। अब हम बात कर लेते हैं इन ऑपरेटर्स की। क्या ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या है? मैथमेटिक्स की जो सिंपल ऑपरेटर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो भी होती है, तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न जो है हमारे इस क्या नाम है प्रोग्रामिंग के अंदर जो होती है वो एडिशन प्लस से ही होती है, माइनस होती है। डिवाइड जो होता है वो इससे होता है, और मल्टीप्लाई जो होता है वो इस साइन से शो होता है। एक मल्टीप्लाई में करके दिखा देता हूँ प्लस की जगह में। यहाँ पे अगर अर्थमेटिक में मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये मुझे मल्टीप्लाई करके देगा ए और बी की वैल्यू। मैंने यूज़र इनपुट ले रहा हूँ मैं, ये बात याद रखिएगा। मैं यहाँ पे 2 देता हूँ, 3 देता हूँ, उसने मुझे 2 3 6 इसने मुझे मल्टीप्लाई करके दे दिया, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं कंपेयर करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा ग्रेटर देन और लेस देन के साइन को अगर हम स्टडी करते हैं, तो इस ग्रेटर देन का क्या मतलब है कि एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कहते हैं कि आपकी बैंक का सॉफ्टवेयर है, वो कहते हैं कि आप अपनी एज डालें। अगर आपकी एज ग्रेटर देन होती है 18 से, तो फिर हम आपका अपना अकाउंट बनाने देंगे आपको हम। लेकिन अगर आपकी एज यही 18 से कम होती है, लेस देन का साइन यूज़ होगा, तो फिर हम उसमें आपको अकाउंट का फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो इस वजह से। और अगर ये इक्वल टू इसके साथ क्यों लगा हुआ है? इक्वल टू इसलिए लगा कि भाई आपकी एज 18 के बराबर है, और 18 के बराबर है या 18 से ज़्यादा है, तो फिर इसमें हम करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें अमाउंट होती है इसकी। तो ये इक्वल टू इस वजह से होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर इससे बड़ी है और इसके बराबर भी है, तो फिर हम कंडीशन में इसको ग्रेटर देन में इसको यूज़ करते हैं।
डबल इक्वल टू का क्या मतलब है, यहाँ पे आपने देखा होगा हमने सिंगल इक्वल टू यहाँ पर यूज़ करा हुआ है। ये सिंगल इक्वल टू यूज़ करा हुआ है, इसका मतलब है कि ये ए बी के अंदर हम इस वैल्यू को जो यूज़र से इनपुट लेके आएगी वो हम इसमें स्टोर कर रहे हैं, स्टोर करना होता है इसका मतलब। लेकिन इसका मतलब होता है चेक करना, कि चेक करे कि भाई जो है ये चीज़ इसके बराबर है या नहीं। जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अगर ए की अगर वैल्यू है तो वो कहता है कि बी के बराबर होनी चाहिए, ए की वैल्यू बी के बराबर है, ये कंडीशन है, चेक होगी यहाँ पे कंपैरिजन होगा इन दो का। फिर हम बात कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है बैंक का, नाजरा का शनाख्ती कार्ड बनाने जाते हैं तो वो कहते हैं कि 18 आपकी एज होनी लाजमी है और आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों जब सही होंगी कि 18 भी इसकी एज है या और पाकिस्तानी भी वो है, तो इसका मतलब है ये ट्रू होगा। तो इस दोनों को चेक करने के लिए कि लेफ़्ट की और राइट की दोनों की ट्रू हों, ये चेक करने के लिए एम्परसेंड यूज़ होता है। और अगर सिर्फ हमने एक साइड की ट्रू होती है, जैसे आप 18 के हैं पाकिस्तानी नहीं है, तो आपका अगर एडमिशन की बात करी जाए, आप 18 के हैं पाकिस्तानी नहीं है, तो आपका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल से जो भी है उसमें एडमिशन हो जाएगा आपका। तो ये एक साइड की अगर ट्रू चेक करनी हो तो हम उसके लिए और का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा और का जो है ये ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर है। ये दो तरह के, एम्परसेंड और ये और वाला लॉजिकल ऑपरेटर है। और एक और साइन होता है इन्वर्ट का, ये इन्वर्ट कर देता है इसको, किसी भी उसको ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है ट्रू कर देगा। अब हम इन साइंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। इन साइंस को देखने से पहले हमें एक चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है हमारे लिए, वो है कंडीशंस, इफ़ और एल्स की कंडीशंस। इफ़ और एल्स क्या चीज़ हैं? इफ़ और एल्स ये चीज़ें कि इफ़ जो होता है वो इफ़ के अंदर हम अपनी कंडीशन पास करते हैं और पैरेंथेसिस के साथ। इसका फॉर्मेट इफ़ का ये होता है कि इफ़ में हम इन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल। अगर मैं कहता हूँ मेरी एज 18 है, 18 मेरा स्टोर हुआ हुआ है एक वेरिएबल के नाम के अंदर, ए के वेरिएबल के अंदर। मैं कहता हूँ ये ग्रेटर देन होती है 18 से, कि मतलब ए के अंदर मेरी जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन होती है 18 से। तो फिर ये मेरा ब्लॉक ऑफ कोड जो यहाँ पे पैरेंथेसिस के साथ यहाँ तक चल रहा है, ये कोड रन हो जाए, यहाँ पर जो भी कोड होगा वो यहाँ पे रन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके अगर ये नहीं होता है तो फिर एक और दिया जाता है एल्स इफ, कि अगर ये नहीं होता है तो ये होता है, तो फिर आप इसको यू कर लें। अगर लेस देन नहीं है और लेस देन है 18 से, तो फिर क्या करना चाहिए, फिर ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चला देना चाहिए हमें भाई, एल्स इफ का ये वाला कोड चला देना चाहिए हमें। कोई भी ऐसा कोड हो जो भी चला देना चाहिए हमें, कोई मसला है इसमें, इशू नहीं है। इस तरह से भी हो सकता है। तो इफ़ एल्स और ये ऑपरेटर्स जो होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये यूज़ होते हैं। इसीलिए ही लॉजिकल ऑपरेटर भी इसीलिए यूज़ होते हैं कि मैं कहता हूँ कि ग्रेटर देन होनी चाहिए साथ में, ठीक है। मैंने यहाँ एम परसेंट का यूज़ करते हैं हम इसके लिए। और साथ साथ लेफ़्ट वाली कंडीशन तो ट्रू होनी ही होनी चाहिए, लेकिन राइट वाली भी ट्रू होनी चाहिए। तो उसमें हम कहते हैं कि यहाँ पे आपके अकाउंट में जो है पैसे, अकाउंट के नाम से वेरिएबल है उसमें पैसे स्टोर हुए हुए हैं, तो कहते हैं कि पैसे आपके भी ग्रेटर देन होने चाहिए 1200 से। तो 1200 से जब जाके आप ये कोड चलेगा। अगर ये चीज़ नहीं होती है, दोनों साइड को होनी चाहिए, एज ए ग्रेटर देन 18 भी होना चाहिए, अकाउंट ACC के वेरिएबल जो नाम से उसके अंदर जो भी चीज़ मौजूद है वो ग्रेटर देन 1200 होनी चाहिए, जब जाके ये ब्लॉक ऑफ कोड इफ़ का चलेगा। एल्स इफ़ का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो भी इसी के थ्रू चलेगा। मतलब जैसे हम यहाँ पे ए लेस देन 18 है। अब और ऑपरेटर को देख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि और है यहाँ पर, और अकाउंट में आपके ग्रेटर देन होने चाहिए 2300 ऐसे करके। अब इसी को अगर हम मार्कशीट के उसमें देख लें कि आपकी परसेंटेज पर के नाम से बनाया, परसेंटेज वेरिएबल, इसके अंदर परसेंटेज स्टोर हुई है। परसेंटेज अगर आपकी ग्रेटर देन है 50 से तो आप पास हैं, ठीक है। ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 90 है तो आपका जो है क्या नाम है, ग्रेटर देन 90 है, या परसेंटेज आपकी ग्रेटर देन है 80 के, ठीक है। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चल जाए तो उसको उसके ग्रेड,
तो ये आप देख सकते हैं ये वाला कोड चल जाए, ठीक है। परसेंटेज अगर 90 से ज़्यादा हो या परसेंटेज 80 से ज़्यादा हो तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। तो ये कंडीशन है और की कि इनमें से कोई भी एक ट्रू हो गई कंडीशन, मतलब कि 90 से ज़्यादा की परसेंटेज आ गई तो वो ये वाला कोड चल जाएगा, या तो 80 से ज़्यादा की परसेंटेज आ गई तो ये चल जाएगा। यहाँ पे क्या है कि ए जो है वो 18 से ज़्यादा होना ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ ये भी ज़रूरी है यहाँ पर अकाउंट में ग्रेटर दैन 1200 होना ज़रूरी है। दोनों कंडीशंस का ट्रू, दोनों कंडीशन लाजमी प्रूव होना ज़रूरी है कि ये भी सही हो और ये भी सही हो, जब जाके ये वाला कोड रन होगा। और अगर बात करी जाए इसकी तो इसमें जो है ये चल जाएगा तो ये भी कोड चल जाएगा, अगर ये सही होगी तो ये चल जाएगा, अगर ये सही होगी तो ये चल जाएगा, ये सही है ये गलत है फिर भी चल जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं। दोनों में से कोई एक भी सही है तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों सही होनी चाहिए आपकी वैलिडेशन, जब जाके ये वाला कोड चलेगा, ठीक है। आप इस और के ऑपरेटर को यहाँ पे M% भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप इसको और भी कर सकते हैं 50 को, यहाँ पे हम इसको और भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू अगर हम देखें यहाँ पे, और इसको अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखें तो एक परसेंटेज का वेरिएबल है, मैं परसेंटेज इनपुट ले रहा हूँ यूज़र से, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि परसेंटेज उसकी, अगर परसेंटेज का वेरिएबल मैंने यहाँ यूज़ करा, मुझे परसेंटेज का वेरिएबल, अब उसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है परसेंटेज के वेरिएबल, मैंने यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ करा ग्रेटर दैन। तो यहाँ पर देखें आप, ग्रेटर दैन कौन सा ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है ग्रेटर दैन। तो ग्रेटर दैन यहाँ पर आगे ग्रेटर दैन है 50 से, परसेंटेज जो भी यूज़र इनपुट करता है उसकी परसेंटेज 50 से है। तो अगर परसेंटेज जो भी यूज़र इनपुट देगा वो परसेंटेज में स्टोर हो जाएगा। वो अगर 50 से ज़्यादा है तो वो ये वाला कोड चलेगा, ठीक है। ये वाला कोड में क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे पास्ट, ठीक है। इसी तरह से मैं एल्स इफ़ का भी वैसे बनाता हूँ। एल्स इफ़ नहीं चलता तो एल्स इफ़ चलता है, एल्स इफ़ है, इफ़ का दूसरा चांस एल्स इफ़ है। अगर इफ़ नहीं चल रहा, आपकी मर्ज़ी है जितने आप एल्स इफ़ देना चाहें, या एल्स इफ़ देना ही नहीं चाहें तो नहीं दे सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात ही नहीं है, ठीक है। मैंने कहा लेस देन परसेंटेज, जो आप यहाँ वेरिएबल यहाँ पे जो परसेंटेज लिख रहे हैं वो वेरिएबल लाजमी वही स्पेलिंग होनी चाहिए बिल्कुल उस वेरिएबल की, क्योंकि फिर वो कंपाइलर को नहीं पता चलेगा। कंपाइलर इसको जानता है, ये नाम बना हुआ है कंपाइलर के मेमोरी एलोकेशन के अंदर, तो वही नाम आपने इस्तेमाल करना है। लेस देन अगर 50 है, ठीक है, लेस देन अगर 50 है तो कंसोल डॉट राइट लाइन में ये चल जाएगा फील्ड, ठीक है। मैंने अगर इसको यहाँ पर रन करा तो ये मुझे शो कर देगा। अब यहाँ पे 1 मिनट क्या एरर दे रहा है, ये एरर ये आ रहा है कि हमारे यहाँ ब्रैकेट्स कंप्लीट नहीं है। मैंने ये ब्रैकेट इसको यहाँ तक बंद करा, इसका दूसरा ब्रैकेट मैंने यहाँ तक बंद करा, ठीक है, और ये भी बंद करा, ठीक है। परसेंटेज आ गई। एरर क्या चीज़ है, एक टर्म ये एक ज़्यादा लगा हुआ है यहाँ पर, इस वजह से ये एरर है, क्योंकि मेन का जो ब्रैकेट होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, फिर उसके बाद होता है नेम स्पेस का ब्रैकेट, नेम स्पेस का ब्रैकेट पहले आता है, फिर क्लास प्रोग्राम का आ रहा है, फिर उसके बाद स्टैटिक का पहले आएगा, क्लास प्रोग्राम का इसके बाद आएगा, नेम स्पेस का ब्रैकेट यहाँ पर ख़त्म होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम उसको रन करते हैं कि परसेंटेज 50 से ज़्यादा है तो पास करो, परसेंटेज 50 से कम है तो फेल करें। तो बैक एंड पे ये कोडिंग हुई भी होती है जब हम कोई भी कोई इसको सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ परसेंटेज दे रहा हूँ 50 से कम देता हूँ, 50 से कम परसेंटेज यहाँ देता हूँ इसको, मुझे यहाँ फेल शो कर रहा है ये क्यों, क्योंकि मेरा ब्लॉक ऑफ कोड कौन सा चल रहा है, इफ़ का ब्लॉक ऑफ कोड चल रहा है मेरा, एल्स इफ़ का ब्लॉक ऑफ कोड चल रहा है ये वाला, ठीक है। ये डिपेंड करता है जितने एल्स इफ़ देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ 50 देता हूँ परसेंटेज तो क्या ये मुझे शो करेगा कुछ आंसर, अगर कोड को देखें अगर आप लोग तो कुछ मुझे शो कर सकता है ये, अगर मैं 50 दूँ मुझे क्या शो करना चाहिए, इसको क्या शो करना चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं शो कर रहा। क्यों कुछ भी शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 50 के बराबर तो दिया हुआ ही नहीं है। मैंने यहाँ पे मैंने कहा ग्रेटर देन 50 से बड़ा हो, 50 नहीं हो 50 से बड़ा हो, मैंने कह दिया 50 से छोटा हो, मैंने बराबर नहीं दिया 50 में, तो 50 के इक्वल हो और ग्रेटर भी हो 50 के बराबर भी हो, ये हो कंडीशन। तो ये जब जाके फिर मुझे 50 पे मुझे यहाँ पे पास शो करेगा, ठीक है, पास शो करेगा मुझे
क्योंकि जब भी ये फ़ायदा हो रहा है इस वाले ऑपरेटर्स का, ये वाले ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, लेस देन हो और इसके बराबर भी हो, फिर ये कंडीशन हम बनाते हैं। कंडीशन इनके ऊपर बनाई जाती हैं ऑपरेटर्स के ऊपर। फिर उसके बाद करते हैं m% के ऑपरेटर की, कि m% का ऑपरेटर क्या है। ये m% का ऑपरेटर हमने लगाया, मैंने यहाँ परसेंटेज एक और दे दी। दो कंडीशन है मेरे पास कि 50 से ज़्यादा हो और जो है 60 से कम हो, लेकिन 50 से तो ज़्यादा हो लेकिन 60 से कम हो। मतलब मेरी एक रेंज बन गई यहाँ पे कि 50 और 60 के दरमियान की रेंज बन गई, 50 से ज़्यादा और 60 पर रुक गई रेंज है। तो यहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए कि 50 से ज़्यादा भी होनी चाहिए परसेंटेज और 60 से कम भी होनी चाहिए। m% का मतलब ही यही है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए आपके, 50 से ज़्यादा भी हो और 60 से कम भी हो। तो इनके दरमियान में अगर होगी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। देखिएगा अभी यहाँ पे आपको इसको मैं चलाता हूँ, इसको मैं यहाँ चला रहा हूँ। अब मैं देखें मैं परसेंटेज कौन सी इंटर कर रहा हूँ। मैं यहाँ परसेंटेज इंटर कर रहा हूँ 55 कहाँ आ रही है, ग्रेटर देन 50 है, हाँ है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है। लेस देन 60 है, हाँ है, ठीक है, 55 लेस देन 60 है, ये दोनों कंडीशन ट्रू है यहाँ पे। तो ये मुझे क्या शो करेगा, पास शो करेगा, ठीक है। तो ये m% का फ़ायदा ये होता है, ठीक है। और अगर दूसरे ऑपरेटर की बात करी जाए और, ठीक है, मैं कहता हूँ मैं एक इंटीजर एक और आता एज, मैंने एज बनाई, मैं कहता हूँ 12 मेरी एज है, ठीक है। 12 एक एज स्टोर हुई है 12 इसके अंदर। कहता हूँ आपकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो या आपकी परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 18 हो, दोनों में से कोई एक बिट को हो जाए। 10 से ज़्यादा हो आपकी एज या 18 से आपकी मैंने यहाँ परसेंटेज का वेरिएबल यहाँ पे मुझे एज का यूज़ करना होगा। आपकी एज 10 से ज़्यादा हो या 18 से कम हो तो ये चल जाएगा। अभी देखिएगा आप यहाँ पर गाइस इसको कि ये मेरा आ गया एज। अब मैं इसे इनपुट, ये मुझसे इनपुट मांग रहा है वो उसका अपना परसेंटेज का इनपुट मांग रहे, तो परसेंटेज तो मैंने कर दिया कि उसने मुझे पास शो कर दिया, ठीक है। पास इस वजह से आ रहा है ये, एक मिनट ये परसेंटेज में यहाँ से हटा, मुझसे यूज़र इनपुट ले रहा है वो। यूज़र इनपुट मैं इसमें लेना चाहता हूँ, तो मैं यूज़र इनपुट चाह रहा हूँ तो मैं इसमें 12 की जगह पर यूज़र इनपुट लूँगा। परसेंटेज यहाँ से फ़िलहाल के लिए भी हटा दिया जाए और इस ब्लॉक ऑफ कोड को भी हटा दिया जाए, क्योंकि फिर ये इशू करेगा कि मैं परसेंटेज नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है तो फिर वो कुछ भी नहीं इशू करेगा। मैंने अच्छी कंडीशन दी, ठीक है। अब मैं यहाँ यूज़र इनपुट देता हूँ, एज के अंदर मैं अपना यूज़र इनपुट दूँगा, यूज़र एज देगा अपनी। यूज़र ने अभी ये आई थिंक पहले से ये, ठीक है। अभी आ गए हमारे पास, मैं एज दे रहा हूँ 12, नहीं मैं यहाँ दे रहा हूँ 15 एज। अब देखें कंडीशन कौन सी ट्रू होती है यहाँ पे, 10 से ज़्यादा है मेरी एज, हाँ ये वाली साइड तो ट्रू हो गई। क्या एज मेरी 18 से, एक मिनट होकर एज में अपनी 18 से ज़्यादा, क्या 18 से ज़्यादा है। अब मैं क्या दे रहा हूँ यहाँ पे, एज मेरी हो 15 से 15 दी है मैंने एज यहाँ पे। मेरी एज क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है मेरी, 10 एज जो है वो ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 10 है मेरी एज 15, ठीक है। ये वाली साइड ट्रू है क्या, एज ग्रेटर देन 18 से ग्रेटर तो नहीं है ये, लेकिन ये साइड फॉल्स है, ये साइड ट्रू है। फिर क्या देना चाहिए इसको, मुझे पास दे रहा है मुझे, क्यों, ये कोड ब्लॉक ऑफ कोड चल रहा है इसके अंदर का, क्यों, क्योंकि ये और का मतलब है, ये जो और का ऑपरेटर होता है इसका मतलब यही होता है कि कोई भी साइड ट्रू हो जाए तो ये चल जाता है। लेकिन यहाँ पे इसकी जगह अगर मैं m% दे दूँ, m% अगर मैं दे दूँ यहाँ पे, तो मेरी दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए लाजमी। मैं यहाँ अगर 15 दूंगा ना, जैसे पहले मैंने 15 किया था यहाँ पे, तो 15 अगर मैं दूंगा तो ये वाली साइड तो ट्रू है, 10 से ज़्यादा है ये, लेकिन 18 से ज़्यादा नहीं है ये, तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो मैं इसको अगर देता हूँ 10 से ज़्यादा, देता हूँ 20 एज देता हूँ मैं इसको, 10 से जो ज़्यादा है मेरी एज 20, 10 से ज़्यादा है, ये वाली साइड ट्रू है, 18 से भी ज़्यादा है, ये दोनों साइड ट्रू हैं, ये चल जाएगा। दोनों साइड m% में आपको क्लियर हो गया होगा कि m% क्या करता है और
क्या नाम है, और का ऑपरेटर क्या करता है, एम्परसेंड का ऑपरेटर। ठीक है, तो आपको एम्परसेंड और ऑपरेटर का फ़र्क पता चल गया होगा इस तरह से। तो इफ़ की भी कंडीशन पता चल गई, इफ़ कैसे यूज़ होता है और एल्स इफ कैसे यूज़ है। इफ़ का फॉर्मेट भी है कि इफ़ उसके आगे उसके कंडीशन, जो भी उसमें कंडीशन देना चाहें आप, और कंडीशन किसके हिसाब से होती है, कंडीशन इन ऑपरेटर्स के हिसाब से होती है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के हिसाब से होती है। कोई भी आप इसमें कंडीशन दे सकते हैं, अपने हिसाब से भी कंडीशन दे सकते हैं कि जो है, मैं इक्वल डबल इक्वल टू देखता हूँ कि एज बराबर होनी चाहिए लाजमी 10 के, एज इक्वल टू 10, मतलब कि एज लाजमी बराबर होनी चाहिए 10 के। ये सिंगल इक्वल टू असाइन करता है, डबल इक्वल टू चेक करता है। अब ये चेक करेगा कि एज के अंदर जो भी आएगा, एज के अंदर अगर 10 आ रहा है तो ये एज के अंदर जो भी आ रहा है वो बराबर है 10 के या नहीं है। हाँ 10 के बराबर है तो ब्लॉक ऑफ कोड इफ़ के अंदर का चल गया। तो इफ़ के अंदर ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है और इफ़ के होता है, ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे चला देगा ये, ठीक है। तो इफ़ चल गया होगा। एल्स इफ होता है कि इफ़ के बाद कोई चारा, दूसरा कोई चारा हो तो वो एल्स इफ होता है। उसके बाद फिर एल्स इफ अगर आप जितने लगाना चाहें लगा सकते हैं, आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज तक इतना ही है, आज इतना ही। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल देंगे। लाइव सेशन में क्वेश्चन की क्यूरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इफ़ हमने आज इतना पढ़ा, कल हम इफ़ का और रिव्यू लेंगे, फिर उसके बाद आगे हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा लूप्स है, हम लूप्स को पढ़ेंगे सी शार्प के अंदर। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते चलते हम फिर एक बहुत एडवांस लेवल पे GUI बेस्ड हम एप्लीकेशंस बनाएंगे, जिसमें आप अर्निंग भी कर सकते हैं। खुद प्रोजेक्ट बनाएंगे आप, फ्रीलांसिंग से प्रोजेक्ट उठा के आप खुद बना सकते हैं और उसमें अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक्स हैं, इन बेसिक्स को काफ़ी थॉरोली पढ़ लें, फिर आपको आगे जो है काफ़ी ज़्यादा टिपिकल चीज़ें मिलेंगी जो एप्लीकेशंस बनेंगी। तो वो आप, अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो लिहाजा आप अपनी इन चीज़ों बेसिक्स को क्लियर करके रखें, ताकि एप्लीकेशन जब बनाने की बारी आई हमारी तो हम उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।